नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का किया नामकरण। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया अनावरण। प्रधानमंत्री ने कहा, नेताजी का स्मारक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। फरवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना में शामिल। सबसे कम समय में तैयार पनडुब्बी वागीर कई उन्नत सुविधाओं से है लैस। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन। G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। बैठक में नीतिगत सिफारिशें की जाएंगी तैयार। बिहार के सिवान में कथित जहरीली शराब पीने की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हुई। आधा दर्जन से अधिक लोगों के बीमार होने की खबर। पुलिस पर मामला दबाने का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार करेंगी प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अब बिजली ने दिया झटका। राजधानी इस्लामाबाद सहित अधिकांश इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमराई। क्वेटा और कुर्ग बीच हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के चलते पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में आई खराबी। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने के मसले पर कहा, पोलैंड की तरफ से आग्रह करने पर टैंक देने के लिए तैयार। वहीं जर्मनी ने अपने लेपर्ड टैंक भेजने के यूक्रेन के दबाव का किया प्रतिरोध। और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। इन द्वीपों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली कार्यक्रम में शिरकत की। देश जब स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर चुका है और अमृत काल चल रहा है, तो ऐसे में इन सभी द्वीपों का नामकरण मां भारती की सेवा में समर्पित वीर जवानों के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका यह संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। अंडमान निकोबार के द्वीपों का यह नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड़, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं
देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर एक राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। ये स्मारक रोसद्वीप, जिसका नामकरण साल 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जा चुका है, वहां बनकर तैयार होगा। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अमूल्य योगदान को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्मारक की परिकल्पना की गई है। पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच रोपवे का भी संचालन किया जाएगा। साथ ही लाइट एंड साउंड शो भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मौजूदा सरकार नेताजी के योगदान को न सिर्फ याद कर रही है, बल्कि बीते 8 साल में मौजूदा सरकार गुलामी की मानसिकता को भी मिटा रही है और राष्ट्र के नायकों को गौरव के साथ अपना रही है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था, तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने पीएम मोदी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम करने के फैसले पर कहा, ये 3 सेनाओं का उत्साह वर्धन करने वाला है। निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। तो पराक्रम दिवस है आज बेहद महत्वपूर्ण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वास्तव में ये अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान है। ये परंपरा प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस नेताजी की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बेहद महत्व है इसका। आज़ादी के जो नायक हैं उनकी स्मृति का, उनके जीवन से प्रेरणा लेने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन हर युवा और हर भारतीय के लिए एक आदर्श के रूप में किस तरह से सामने आए, सरकार का प्रयास, प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास और उसी का एक जो नतीजा है वो देखने को मिला है। पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। आज़ादी की जंग में शामिल होने के लिए अगर नेताजी के जीवन की बात करें, उन्होंने किस तरह से देश सेवा में योगदान दिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी उन्होंने परित्याग कर दिया था और जिस तरह से जो उनका योगदान है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और वही परिचय सब तक पहुँचे, ये प्रयास। और अगर हम बात करें अंडमान की धरती का, तो अंडमान की धरती पर पहला मुक्त तिरंगा फहराया गया था, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है।
जब ये बात आती है कि क्यों अंडमान निकोबार के अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, अगर उसके बाद जाने, उसकी पूरी कहानी जाने, तो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। ये द्वीप अनाम थे, 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। और इससे पहले 2018 में रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर रखा गया था। तो ये प्रधानमंत्री का विजन, जो कि अगर हम देखें, उसके बाद नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम भी बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। और उसी कड़ी में 21 अनाम द्वीपों का नामकरण आज किया गया है। अगर हम अंडमान को जाने तो अंडमान को सेल्युलर जेलों के रूप में जाना जाता था। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को दूर करने का ये कदम है। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो इस दौरान महान सेनानियों को अंडमान की सेल्युलर जेलों की एकांत कोठरी में रखा जाता था, उनके साथ बर्बरता भी की जाती थी। तो ये स्मृति है किस तरह से आज़ादी के नायकों ने हमें आज़ादी दिलाई है। ये कदम देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों का हिस्सा है। ये कदम हमारे नायकों के लिए एक चिरस्थायी श्रद्धांजलि है। अगर हम बात करते हैं इन द्वीपों के नामकरण की, तो सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए कार्रवाई में ये शहीद हो गए थे। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इन्होंने दिया था। और दूसरे सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार और मारंत कप्तान तत्कालीन लांस नायक करम सिंह के नाम पर रखा गया है। ये 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने परमवीर चक्र अर्जित किया था। और 21 अनाम द्वीपों का नाम आज रखा गया है आज़ादी के नायकों के नाम पर। नेताजी सुभाष चंद्र की 126वीं जयंती जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है, बेहद अहम है, जिससे कि आज़ादी के नायकों की एक सच्ची श्रद्धांजलि, उन्हें याद करना, उनकी स्मृति, उनकी प्रेरणा, उनके योगदान को किस तरह से जन जन तक पहुंचाना। और उसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि गुलामी की मानसिकता के हर अंश को मिटाना और उसे एक गर्व का विषय बनाना। अगर आगे की बात करें, इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र की आज 126वीं जयंती है और संसद भवन में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संसद भवन में श्रद्धांजलि दी। यह दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण ये कि अंडमान निकोबार के 21 अनाम द्वीपों के नाम आज़ादी के नायकों के नाम पर रखे गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान जन जन तक पहुंचे, जो उनके प्रयास हैं, किस तरह से हमें आज़ादी मिली है, किस तरह से अपनी तमाम इच्छाओं को देश हित में मिला देना, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देना, ये विषय जन जन तक पहुंचे, ये प्रेरणा हर युवा तक पहुंचे, देश के हर नागरिक तक पहुंचे और आज़ादी के इन नायकों की याद चिरस्थायी बनाई जाए। उस दिशा में सरकार उठा रही है कदम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा विजन, जिसके फलस्वरूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दृश्य जब प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संसद भवन में श्रद्धांजलि दी।
हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, बेहद महत्वपूर्ण अगर आज का देखें कदम सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो 21 अनाम द्वीप हैं उनके नाम रखे गए, आज़ादी के नायकों के नाम पर, जो हमारे वीर सिपाही हैं उनके नाम पर, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि न केवल उन्हें एक श्रद्धांजलि है, न केवल उन्हें एक सच्ची उनकी जो प्रेरणा है वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है, बल्कि जो गुलामी की मानसिकता है उसको भी हटाने का ये एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, देखिए, और रमा, देखिए, प्रधानमंत्री के शब्दों में ही कहें तो जो एक संकल्प, जो एक राष्ट्र प्रथम का एक सपना जो अपने कदमों में सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने उतारा था, इन जो परमवीर चक्र विजेताओं ने भी, उनके मन में भी एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम का। तो कहीं ना कहीं उस पराक्रम का, वो जो राष्ट्र सर्वप्रथम का संदेश लेकर इन लोगों ने जो कुर्बानियां दी थी, उस कुर्बानी को सलामी देते, उसको सम्मान देने के लिए 21 जो अनाम द्वीप थे, जो काफी बड़े द्वीप थे, उनका नामकरण किया गया है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। तो निश्चित तौर पर बेहद ही अहम कदम, और खास तौर से आज पराक्रम दिवस के दिन जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है, उस दिन, और निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश पीएम मोदी ने भी दिया कि ये एक तरह से भारतीय सेना के जो अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश है, उसको भी लेकर आगे बढ़ेगा ये पराक्रम दिवस। आज इस कदम के जरिए नेताजी के पराक्रम को भी पीएम मोदी ने, हमने देखा कि उनको याद किया। हम जानते हैं कि खासतौर से बीते 8-9 वर्षों में किस तरह से नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए किस तरह से सरकार ने कदम उठाए। हम जानते हैं पीएम मोदी के जीवन पर काफी गहरा असर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उनके बचपन से ही लगातार वो, और खासतौर से जब मुख्यमंत्री थे तो कई कार्यक्रम उन्होंने नेताजी के जन्म जयंती पर शुरू किए थे। हरिपुरा जो गुजरात में है, जब वहाँ नेताजी का प्रवास हुआ था, दौरा हुआ था, वहाँ नेताजी की मूर्ति को स्थापित करना हो, उनके जयंती के दिन कार्यक्रम आयोजित करने की बात हो, चाहे ग्राम कार्यक्रम जिसके जरिए 13,000 से भी ज्यादा गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया था। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम जो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान, और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो हमने देखा कि जो नेताजी से जुड़ी फाइल्स को डीक्लासिफाई करने की बात हो, आजाद हिंद फौज की स्थापना के 75 वर्ष मनाने की बात हो, लाल किला में नेताजी और आजाद हिंद फौज को लेकर संग्रहालय स्थापित करने की बात हो, बीते एक हफ्ते से आइकॉनिक वीक मना रहा है देश, जिसमें नेताजी से जुड़े हुए तमाम स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो उसका एक कल्मिनेशन था आज का ये कार्यक्रम। तो नेताजी को श्रद्धांजलि, साथ ही साथ सम्मान उन तमाम वीरों का, सेना के, जिन्होंने एक परम वीरता दिखाई, जिसके जरिए उनको परमवीर चक्र मिला है, उनकी कुर्बानी को भी एक तरह से। जी सुधाकर, बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। इस पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि एक द्वीप का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर रखने का निर्णय रहा है कि मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान की जो मिसाल उन्होंने हमें दी है वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। अभिनेता सुनील शेट्टी ने ट्वीट कर लिखा, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम राष्ट्र के सच्चे नायकों, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखने के लिए बहुत गर्व। जय हिंद, पराक्रम दिवस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। इस पर बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अंडमान और निकोबार में एक द्वीप का नाम हमारे नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखने की खबर से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा दिल गर्व से फूल जाता है कि मुझे पर्दे पर उनकी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। ये सुनिश्चित करता है कि शेर शाह हमेशा के लिए जीवित रहे। और हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वहां पर मौजूद हैं। बेहद गर्व का विषय आज। गिरीश, किस तरह से वहां गर्व की अनुभूति है? किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बताया कि जिस तरह के प्रयास किए गए हैं आज़ादी के नायकों का न केवल सम्मान, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, उनकी प्रेरणा जन जन तक पहुंचे, इसका प्रयास। जी बिल्कुल रमा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 21 द्वीप हैं उनके नाम जो है अपने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। और यहाँ पर एक अलग उत्साह का माहौल है, क्योंकि अंडमान में आया हुआ हूँ, कल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक अलग उत्साह का माहौल पूरे अंडमान में देखने को मिल रहा है। पोर्ट ब्लेयर में खास तौर पर यहाँ एक अलग उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ नज़दीक ही नेताजी आइलैंड भी है, द्वीप है, जिसे 2018 में रॉस आइलैंड से लेकर उनका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र नाम कर दिया गया था द्वीप का, और वो यहाँ नज़दीक ही है। और उसके नज़दीक ही यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनको, उनके परिवार वालों को यहाँ बुलाया गया, उनका यहाँ सम्मान किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका सम्मान किया, और जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर आज जो है प्रधानमंत्री ने द्वीपों का नाम किया है। तो वो सब तमाम जो लोग हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वे काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं कि उन्होंने कहा कि शहीदों का जो सम्मान प्रधानमंत्री ने किया है वो भूला नहीं जा सकता। ये युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया था। वो तमाम जो है वो प्रेरणादायक वाकई उन लोगों ने बताया। और ये जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, चाहे किसी शहीद की माताजी हो या शहीद की पत्नी हो या उनका बेटा हो या उनका पोता हो, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने हमसे खास बातचीत में बताया कि वो काफी उत्साहित हैं और वो बार बार धन्यवाद दे रहे थे केंद्र सरकार को, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सम्मान दिया है शहीदों को, परमवीर चक्र विजेताओं को। जी, ये उत्साह इसलिए भी कहा जा सकता है गिरीश, क्योंकि जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो इसका नाम आते ही जो सेल्युलर जेल है उनकी याद आ जाती है। अब तक इसे गुलामी की मानसिकता के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ये एक गर्व का एक प्रतीक होगा। गिरीश की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने संसद भवन में श्रद्धांजलि दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दृश्य, प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये दृश्य है संसद भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 126वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और आज ही अंडमान निकोबार में 21 अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये दृश्य उस वक्त जब संसद भवन में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, और जो उनके योगदान को भुलाने की कोशिशें हुई हैं उनसे आगे बढ़कर नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए जिस तरह का योगदान दिया, जिस तरह के कदम उठाए, वो युवाओं तक पहुंचना चाहिए, वो देश के जन जन तक पहुंचना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना चाहिए।
जिससे कि देश प्रेम की भावना, देश सेवा की भावना, कि किस तरह से देश के प्रति एक सच्चा जज्बा, जोश और उत्साह जगाया जा सके। हमारे आज़ादी के नायकों के जीवन से ये प्रेरणा ली जा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन इसी बात का प्रतीक है और इसी प्रतीक की प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के कदम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, जिसके तहत अंडमान निकोबार में 21 अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा उन द्वीपों के नामकरण के समय कि किस तरह से हमारे देश के जो वीर सिपाही हैं, हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, उनके लिए ये एक गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज़ादी के नायकों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उनकी प्रेरणाओं को जीवन में उतारने की ज़रूरत है और यही हमारे आज़ादी के नायकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ। उनकी जयंती पर हर वर्ष इस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देश की जनता, विशेषकर नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नेताजी की भांति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस का संचार हो। लेकिन देश की आज़ादी में अपना योगदान देने वाले तमाम नायकों को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ऐसे ही महानायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतिहास में दशकों पुरानी भूल को सुधारने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने बीते 8 वर्षों में नेताजी की विरासत तो सहेजने का काम किया ही है, उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी वो कर रहे हैं। देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले महानायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आजादी के बाद दशकों तक उनकी जयंती पर रस्म अदायगी ही नजर आती थी, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। फिर वो समय आया जब नेताजी के योगदान को सही सम्मान देने का काम शुरू हुआ। ये साल था 2014 और इस काम को करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 के बाद मोदी सरकार ने कई बड़ी पहल की जिससे नई पीढ़ी आजादी के नायकों के बलिदान को जान पाए। ये दुर्भाग्य रहा
कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। 2015 में भारत सरकार ने नेताजी की सभी 304 फाइलों को डीक्लासिफाइड किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहली बार तिरंगा फहराने के ऐतिहासिक क्षण की 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराया। भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार की भी शुरुआत की गई। 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर स्मरणोत्सव मनाने का निर्णय भी लिया गया। 23 जनवरी 2021 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री ने नेताजी पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई। मोदी सरकार का ये लगातार प्रयास है कि युवाओं में देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इसी संदर्भ में 2 अक्टूबर 2022 को संसद में युवा छात्रों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अपने विचार रखे और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। महामना मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर पर भी देश भर से चयनित छात्रों ने लोकसभा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए नेताजी के दृढ़ विचारों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश भर से 80 बच्चों को चुना गया है, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा। चयनित 80 युवाओं में से 30 को 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला में समारोह के दौरान नेताजी पर बोलने का अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी शाम को इन 80 प्रतिभागियों को अपने आवास पर आमंत्रित भी किया है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय नेताओं को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने की एक स्थापित प्रथा रही है, लेकिन इसमें कभी भी आम लोग शामिल नहीं होते थे। प्रधानमंत्री ने ऐसे कार्यक्रमों से आम जन को जोड़ने की पहल की। मोदी सरकार ने न सिर्फ इतिहास लिखने में जानबूझकर की गई गलती को सुधारने की कोशिश की है, बल्कि आजादी के इस महानायक के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। मोदी सरकार के ये भागीरथ प्रयास नेताजी के योगदान को इतिहास में दर्ज करने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, पराक्रम दिवस पर सभी देशवासी भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी असाधारण साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व में लाखों लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। सभी भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा, आज पराक्रम दिवस पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद करता हूं। हम भारत के लिए उनके विजन को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता से नेताजी ने लोगों को संगठित किया और आजाद हिंद फौज बनाकर आजादी के लिए सशस्त्र आंदोलन किया। उनके साहस और संघर्ष को पूरा देश नमन करता है। आज नेताजी की 126वीं जयंती पर उनका स्मरण कर देशवासियों को पराक्रम दिवस की बधाई देता हूं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उन्हें स्मरण एवं नमन करता हूं। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने भारत माता को गुलामी से मुक्त कराने के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय दिया। भारत की भावी पीढ़ियां भी नेताजी से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। छात्रों के बीच परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए एक अनूठी पहल परीक्षा पे चर्चा के लिए आज देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में एक राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। महान नेताजी के जीवन पर छात्रों को प्रेरित करने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चित्रकला प्रतियोगिता में विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के छात्रों, राज्य बोर्डों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों द्वारा विचारों की इस अनूठी रचनाशील अभिव्यक्ति में विविध प्रकार की सहभागिता कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के केंद्रीय विद्यालय के छात्र भी चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात ताजा खबर की। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वागीर को बनाने में लगा है। आज वागीर की कमीशनिंग के मौके पर भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को कड़े निरीक्षण और समुद्री ट्रायल से गुजारा गया। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां पहले ही भारतीय नौसेना में कमीशन की जा चुकी हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, INS वागीर कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। वागीर एक तुझे हथियार पैकेज वाला सबमरीन है। उन्होंने कहा कि यह कॉम्प्लेक्स के निर्माण में हमारे शिपयार्ड की विशेषज्ञता का एक शानदार प्रमाण है। Wagir will be the third submarine inducted into the Navy in a short span of 24 months. And this is no small achievement and underscores the coming of age of India's shipbuilding industry and the maturing of our defense ecosystem. The commissioning ceremony today is yet another reaffirmation of the synergy that exists between our organizations in our common goal of pursuing Atmanirbharta. और आज के न्यूज लेंस में हम आपको बता रहे हैं पनडुब्बी वागीर और क्या है प्रोजेक्ट 75। देखिए ये रिपोर्ट। वागीर 1 पूर्व में रूस से प्राप्त की गई सबमरीन को 3 दिसंबर 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद 7 जून 2001 को सेवा मुक्त किया गया था। सार्वजनिक जहाज निर्माता मजगांव डॉक लिमिटेड ने इसी नाम की पनडुब्बी को एक नया अवतार दिया है। ये कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड है। इसका नाम सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। सैंड शार्क गोपनीयता और निडरता का प्रतिनिधित्व करती है। ये भारत में बनाई जा रही कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का ही एक अंग है। इसे सबसे कम निर्माण समय में पूरा होने का गौरव प्राप्त है। सबमरीन में इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक तकनीक निगरानी से बचने में बेहतर रूप से सक्षम, उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीक, कम विकिरणित शोर स्तर और हाइड्रोडायनामिक रूप से अनुकूलित आकार, सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके दुश्मन पर हमला करने की क्षमता। ये पनडुब्बी लगभग सभी प्रकार की परिस्थितियों में संचालित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो नौसेना टास्क फोर्स के अन्य घटकों के साथ अंतर संचालनीयता इंटर ऑपरेटेबिलिटी का प्रदर्शन करती है। ये जल के नीचे या सतह पर टोरपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल दोनों के साथ हमला कर सकती है। भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है तथा इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है। प्रोजेक्ट 75 ये भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है। इसमें स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। स्कॉर्पियन एक पारंपरिक संचालित पनडुब्बी है जिसका वजन 1500 टन है और ये 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। 3.75 अरब डॉलर के सौदे के तहत फ्रांस के नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी सहायता के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है। प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। परियोजना 75 के तहत अन्य सबमरीन पहली सबमरीन INS कलवरी को भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017 में शामिल किया गया। वहीं दूसरी सबमरीन INS खंडेरी को सितंबर 2019 में शामिल किया गया। तीसरी सबमरीन INS करंज को मार्च 2021 और चौथे INS बेला को नवंबर 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। छठी और आखिरी सबमरीन वागशीर को 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। न्यूज लेंस DD न्यूज। आगे बढ़ते हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में LAC का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने LAC पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। थल सेनाध्यक्ष को परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। वहीं थल सेनाध्यक्ष ने पैनी चौकसी बनाए रखने के लिए सैनिकों की सराहना की और सभी से उत्साह और समर्पण के साथ काम करना जारी रखने का आह्वान किया। मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए DD न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा और खेल शामिल हैं। PMRBP के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज जबलपुर के दौरे पर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जबलपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की कार्य प्रणाली को जाना, साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आकाशवाणी केंद्र में रुद्राक्ष के पौधे को भी रोपित किया।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव शुचिता पर आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय निर्वाचन आयोग जनता के लिए दोनों कार्यक्रमों का विशेष इंतजाम करेगा। National Voters Day, dedicated to the voters of the country, which would be celebrated on 25th and would be graced by the Honorable President of India. And also this coincides with the Republic Day celebration on the 26th of January, where we display the socio-cultural diversity of India and economic technical strength as well. Friends, we have made arrangements for you to watch both the programs. You can see glimpses of almost entire country. On behalf of the Commission, I personally invite you to attend both the functions. All arrangements have been made and will ensure that your visit to these two functions and watching it would be enjoyable. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि तकनीक ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव को पहले से और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 2 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, फिलीपींस और सूरीनाम सहित 17 देशों के 43 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। Various democracies aim to improve the quality of their elections, and in today's world, technology has taken the center stage as its application ensures smooth, organized and successful elections. EMBs world over and election commissions in particular have used technologies successfully in primarily 4 dimensions: enhancement of efficiencies in terms of time, distance, volumes and managing complex relationships within various facets of electoral steps to deliver credible election outcomes. मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में हुए चुनाव की आज मतगणना हो रही है। वोटों की गिनती सुबह 9 बजे शुरू हुई। 20 जनवरी को 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद के लिए वोट डाले गए थे। इन चुनावों में 67% से अधिक मतदान हुआ था। अब तक आए रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से ही सबकी तबीयत बिगड़ी थी। प्रशासन का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। इस बीच लोग पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 55वीं बटालियन ने स्कूली छात्रों के लिए सीमा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आयोजित सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों ने लगभग 60 बच्चों को तिब्बत सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव केंजामणि की सैर कराई और उन्हें सीमा से सटे गांव की जीवन शैली के बारे में बताया। स्कूली बच्चों को सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की जीवन शैली के बारे में भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी स्कूली छात्रों के साथ मौजूद रहे। कर्नाटक हिजाब पाबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता ने परीक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्दी सुनवाई का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि कर्नाटक के स्कूलों में परीक्षा होने वाली है और हिजाब पहनने वाली छात्राओं को परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, जिस पर कोर्ट ने आश्वासन दिया कि अंतरिम आदेश के लिए बेंच का गठन किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने अलग अलग फैसले दिए थे। एकमत न होने के कारण मामले की बड़ी बेंच से सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। पत्रकार राणा अयूब की याचिका आज इस पर सुनवाई टाल दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। राणा अयूब ने याचिका में गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए
समन पर रोक की मांग की थी। पत्रकार राणा अयूब ने गाजियाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गाजियाबाद कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद राणा अयूब के खिलाफ समन जारी किया है। राणा अयूब पर आरोप है कि उन्होंने एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया। जम्मू कश्मीर में तेजी से एम्स का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने निर्माण कार्य हो रहे एम्स की सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा की। मांडविया ने लिखा, वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि नए भारत का नया जम्मू कश्मीर एम्स जम्मू का हो रहा है तेजी से निर्माण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के युद्ध कौशल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे जा चुके होते। उनका युद्ध कौशल उसका क्या वर्णन करना, वो तो जगत प्रसिद्ध है। जिनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता ऐसे लोगों के लिए एक नई सेना बनाकर उन्होंने चुनौती खड़ी की और दस्तक दी भारत के दरवाजे पर। समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। इक्कीसवें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में 2 भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अनिक दत्ता निर्देशित फिल्म अपराजितो द अनफिटेड को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार मिला, जबकि केतकी नारायण को कृष्णेंदु कलेश निर्देशित फिल्म रपिडा मफिन में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। रविवार को यह महोत्सव संपन्न हो गया। पुरस्कार वितरण समारोह के पहले शिल्पकला अकादमी के कलाकारों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किए। उन्होंने बांग्लादेश के पहाड़ी क्षेत्रों के पारंपरिक नृत्य का भी प्रदर्शन किया। वहीं नाओकी माएदा की निर्देशित फिल्म नाकोडो मैच मेकर्स के लिए जापान के कोई वतनबे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। DIFF में जूरी द्वारा ईरानी फिल्म बी मदरलेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। 9 दिनों तक चले इस फिल्म महोत्सव में 14 से 22 जनवरी के बीच 71 देशों की 252 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। समापन समारोह के दौरान बांग्लादेश संसद की डिप्टी स्पीकर रिया चौधरी मुख्य अतिथि थी। वहीं वहां के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम भी इस अवसर पर DIFF का आयोजन करने वाली रेनबो फिल्म सोसाइटी के मुख्य संरक्षक के रूप में उपस्थित थे। पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महंगाई और आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में आज सुबह अचानक ग्रिड फेल होने से बिजली संकट उत्पन्न हो गया। राजधानी इस्लामाबाद सहित देश भर में बिजली गुल हो गई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, प्रमुख शहरों लाहौर और कराची सहित देश भर के बड़े हिस्से की बिजली गुल है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड की फ्रीक्वेंसी फेल हो गई है। नेशनल ग्रिड पूरे देश की विद्युत आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है। सुबह 7:34 पर ग्रिड फेल होने से देश भर के पावर सिस्टम प्रभावित हो गए और अचानक सभी बड़े शहरों की बिजली गुल हो गई। अधिकारी स्थिति ठीक करने की मशक्कत में लगे हैं। बताया गया है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग बिजली संकट झेलने को विवश हैं।
अधिकारी सबसे पहले इस्लामाबाद के प्रमुख हिस्सों की बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिश में जुटे हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक क्वेटा और कुडू के बीच हाई टेंशन लाइन में आई अचानक बड़ी खराबी से ग्रिड फेल होने की स्थिति उत्पन्न हुई है। मंत्रालय ने अगले 12 घंटे में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के प्रति आश्वस्त किया है। इससे जन आक्रोश बढ़ रहा है। लोग बिजली कार्यालयों में पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के सभी 22 जिले भीषण बिजली संकट की चपेट में हैं। आगे बढ़ेंगे। बेल्जियम के ब्रसेल्स में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर आए। इन प्रदर्शनकारियों ने बेल्जियम के सहायक कर्मी ओलिवियर वान कैस्टेले की ईरान में नजरबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया। ओलिवियर को जासूसी समेत कई अन्य आरोपों में 40 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बेल्जियम सरकार ने इन आरोपों को फर्जी कहा है। वहीं दूसरी ओर बेल्जियम की संवैधानिक अदालत अगले महीने ईरान के साथ बेल्जियम की कैदी विनिमय संधि की वैधता पर सुनवाई करेगी। बेल्जियम की मीडिया के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच एक कैदी की अदला बदली हो सकती है। इन कैदियों में ईरानी राजनयिक और ओलिवियर शामिल है। ईरानी राजनयिक को एक निर्वासित विपक्षी समूह के खिलाफ बम की साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया गया और 2021 में उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आगे बढ़ेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने रविवार को घोषणा की है कि इस बार देश में चुनाव 14 मई 2023 को होंगे। इस बार चुनाव निर्धारित समय से 1 महीना पहले 14 मई को होंगे। उन्होंने उत्तर पश्चिमी बरसा प्रांत में युवा सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की। इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा राष्ट्रपति रेसेप तैयप का एक वीडियो भी जारी किया गया है। जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव इस बार काफी अहम होंगे। 2 दशकों में राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए इस बार सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ संघर्ष कर रही है। गौरतलब है कि तुर्की के राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव 18 जून को होने वाले थे, लेकिन राष्ट्रपति एर्दोगन ने पहले संकेत दिया था कि चुनाव को पहले कराया जा सकता है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।